कक्षा में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा तकिया कलाम, योद्धाओं जाग जाओ। सफलता हासिल करनी है तो जागना जरूरी है, शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे। आज मैं लेकर आया हूं जीएस सेगमेंट के अधीन सामान्य अध्ययन के सब से जुड़ा हुआ दो ऐसा क्षेत्र जिस पर मैं आंशिक चर्चा करूंगा, जो आरआरबी और एनटीपीसी के ही योद्धाओं के लिए नहीं, तमाम प्रकार की एसएससी, एलडीसी, यूडीसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बड़ा, जो 2020 था बड़ा रोमांचक था भैया। 2020 रोमांच आ जाता है, लेकिन ये जो 2020 था ना, रोमांच को ही खत्म कर दिया। चूंकि 2020 में हमें कोविड जैसी महामारी को देखने का, उसका सामना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 1920, 2020 इस महामारी के युग में हम लोग हैं, और वो बच्चा बुतरू तो और भाग्यशाली है जो इसको जन्मते के साथ देख रहा है। तो कोविड के विषय में भी जानकारी रखनी होगी। अब सवाल है कि कोविड के विषय में किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो बड़ा ही कॉमन सा सवाल है जो आ सकता है कि भाई कोविड की शुरुआत कहां से हुई। जो कोविड वायरस है, कोरोना नोवेल वायरस डिजीज, कोरोना नोवेल वायरस डिजीज, तो कोरोना सीओ और वायरस डिजीज, वीआई से वायरस और डी से डिजीज, कोविड का फुल फॉर्म भी बता रहे हैं। तो सब लोग कह देगा चीन के वुहान प्रांत से हुई, फिर समस्त दुनिया में हुई, लाखों लोग मर रहे हैं, जारी है। कई तथ्य आपको कई चैनल पर ऑनलाइन मिल जाएंगे। हम अब इस विषय पे नहीं जाएंगे कि क्या, कैसे और क्यों। अब सवाल पूछ दिया गया कि कोविड से भारत में पहली मौत कहां हुई। जानकारी होगी आपको कि कर्नाटक में हुई, निसंदेह जानकारी होगी। हम आज बताना चाह रहे हैं भारत सरकार से जुड़ी उन 5 महत्वपूर्ण, गौर से सुनिएगा, भारत सरकार के उन 5 मिशन के बारे में जानना चाह रहे हैं जो भारत गणराज्य के द्वारा, हमारे संघ के प्रमुख के द्वारा कोविड-19 के लिए चलाया गया। गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। पहला है कोविड नमस्ते। पहला क्या है भैया? कोविड नमस्ते। याद रखना है कि यह मिशन भारत के द्वारा किसके लिए चलाया गया? अपने सैनिकों के लिए चलाया गया, अपने योद्धाओं के लिए चलाया गया कि उनको कोविड से कैसे बचाना है। देश की सुरक्षा उनके हाथ में है ना। हम लोग किसी भी परिस्थिति में कोई भी समझौता नहीं कर सकते। हमारे चारों तरफ प्रिय मित्र भरे हुए हैं। चाइना का प्रेम, पाकिस्तान का प्रेम छलकता है। तो भारत के पास ऑपरेशन नमस्ते के माध्यम से यह मजबूरी थी कि उसने भारतीय सेना को कोविड-19 से मुक्त रखने के लिए अभियान चलाया। पहला अभियान कोविड नमस्ते। दूसरा, एयरलिफ्ट सिनेमा देखते ही होंगे। दूसरा जो है वंदे भारत मिशन। भारतीय प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता होता है, जिसके कारण मैं कह रहा हूं, अन्यथा इसको कहा जाना चाहिए भारत गणराज्य के द्वारा चलाया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मिशन था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के माध्यम से 14,800, तकरीबन 14,800 विदेशियों को, जो कोविड-19 के बाद विदेशों में फंसे हुए थे, उनको भारत लाया गया। भारतीय सरकार अपनी जवाबदेही पर, अपनी व्यवस्था पर उनको लाई। तो दूसरा मिशन कौन है?
वंदे भारत मिशन किसके लिए? 14,800 विदेशियों को भारत लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था उसको वंदे भारत मिशन कहते हैं। तीसरा मिशन सागर। तीसरा कौन है? मिशन सागर। मिशन सागर के तहत भारत सरकार ने मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर, मालदीव, सेशेल्स एंड मेडागास्कर को आवश्यक खाद्य पदार्थ और आयुर्वेदिक दवाओं की, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति की। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि मेडागास्कर और सेशेल्स को जो आयुर्वेदिक दवाएं और खाद्य आपूर्ति प्रदान किए गए वो किस मिशन का भाग था, उसे हम किस मिशन के तौर पे जानते हैं? मिशन सागर। चौथा ऑपरेशन समुद्र सेतु। चौथा कौन है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। यह अभियान कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे, मालदीव राष्ट्र है, मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। और आखिरी महत्वपूर्ण है ऑपरेशन संजीवनी। आखिरी महत्वपूर्ण है ऑपरेशन संजीवनी। इसके तहत मालदीव भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। मालदीव को तकरीबन 60-62 टन आवश्यक दवाएं कोविड-19 से संबंधित पहुंचाई गई। तो 5, पहला ऑपरेशन नमस्ते, दूसरा वंदे भारत मिशन, तीसरा मिशन सागर, चौथा ऑपरेशन समुद्र सेतु, पांचवा ऑपरेशन संजीवनी। आपको ये जानना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नई शिक्षा नीति। योद्धाओं बोर मत होना, यह भाग्य बदलने वाला है। नई शिक्षा नीति हॉट है, ये गर्दा है, ये आना है। किसी भी परीक्षा में, कोई भी सेट में कभी भी आ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। भारत गणराज्य, हम लोग गौरवशाली भारत के हैं भाइयों, लेकिन यह पूरे स्वतंत्रता के बाद तीसरी शिक्षा नीति है। तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। आप इसकी महत्ता सिर्फ इससे समझ सकते हैं, इसकी महत्ता को इससे समझा जा सकता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को एक सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, इतने वर्ष के बाद ये तीसरी नीति है। अब सवाल शुरू हो गया, पहली शिक्षा नीति कब आई? पहली शिक्षा नीति 1968 में। पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1968 में। किनके द्वारा हुई? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा हुई। और आपको याद रखना है, जो सीटेट वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि सवाल तो सब है भैया, आईक्यू का सवाल है, आईक्यू का। जो सीटेट वगैरह की तैयारी करते हैं उनसे पूछा जाता है कि पहली शिक्षा नीति का निर्माण कौन आयोग किया? जवाब सरल है, याद रखियो, कोठारी आयोग। अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं तो पक्का जानिएगा कि 1968 में कोठारी आयोग की ही देन थी हमारी प्रथम शिक्षा नीति, जो कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आई। फिर दूसरी शिक्षा नीति, थोड़ा प्रसंग भी रोचक बना देते हैं। दूसरी शिक्षा नीति भारत में लाने का श्रेय जाता है स्वर्गीय राजीव गांधी को। 1986 सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो राजीव गांधी के द्वारा शिक्षा नीति आई थी। और राजीव जी को स्मरण मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं ना, इन्फोसिस है, विप्रो है, वो कहावत है ना कि भैया जो कुछ नहीं इंजीनियर पक्का। तो आज वो जो इंजीनियरिंग वाली बात है, आज हम लोग जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एसेंचर, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, बड़ी बड़ी कंपनी देख रहे हैं, इसकी कल्पना उस जमाने में राजीव जी ने की थी। राजीव जी का मानना था कि भारत सुरक्षा, जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, उसमें क्रांति लाएगा। वो नहीं रहे, क्रांति आई। आज बेंगलोर, पुणे, ये जो है विश्व के पटल पर स्थान रखते हैं। और इसी दूरदर्शी विजन के साथ उन्होंने 1986 में लाया द्वितीय शिक्षा नीति। और तृतीय शिक्षा नी आई 2020 में। अगर कुछ क्रिएशन हुआ है भारत के आलोक में तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
कस्तूरी रंजन इसरो के वैज्ञानिक के निर्देशन में, के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार हुआ और इसको किस दिन लागू कर दिया गया? 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई 2020 आपको सदैव याद रखना है कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लागू होने का दिन है। जो निर्माण हुआ, जो मसौदा बन के तैयार हुआ, वो इसरो के प्रमुख रहे के कस्तूरी रंजन जी में हुआ। जिस प्रकार से 68 वाला कौन आयोग है? कोठारी। तो आने वाले समयों में यह भी बड़ा कॉमन प्रश्न रहेगा कि किनके नेतृत्व में हुआ? तो कस्तूरी रंजन। यहां पर थोड़ा भारतीय लोकतंत्र में एक अलग चीज देखने के लिए मिला। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनको गया श्रेय, राजीव गांधी को गया श्रेय, लेकिन 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इनको लागू करने का श्रेय जाता है रमेश पोखरियाल निशंक, हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। जो तेज होगा ना वो पकड़ लिया होगा, जो तेज होगे वो पकड़ लिए होगे। हम मानव संसाधन मंत्री नहीं बोले, हम शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं। नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाले समय में मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के तौर पे जाना जाएगा। ये 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक मेजर फैक्ट है जो कि आपको याद रखना। राजीव जी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाए, उसमें एक बार संशोधन हुआ 1992 में। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, एकमात्र संशोधन हुआ द्वितीय शिक्षा नीति में। अब सवाल आता है कि कैसे अलग है ये जो शिक्षा नीति है ना। अब आप किताबों में पढ़िएगा तो समझने में बोरियत फील होती है, तो थोड़ा आकर्षक बनाते हुए कि भाई कैसे, या मतलब का अंतर बा ये शिक्षा नीति और पुरनका शिक्षा नीति में, मूल अंतर का बा। तब भाई याद रखना है कि मूल अंतर है कि जो राजीव जी की शिक्षा नीति थी, वह शिक्षा नीति आपकी थी 10+2+3, 1 से लेकर 10वां तक 10, 11वां 12वां 2, ग्रेजुएशन 3, 10+2+3, 10 1 to 10, 11 12 ग्रेजुएशन, पकड़ लिए। और ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें 3 सेगमेंट बांटा गया। बच्चे हैं घर में होंगे, नर्सरी, LKG, UKG, 1 2, पहला खेप में 5 साल, 3 4 5, दूसरा खेप में 3 साल, 6 7 8, तीसरा खेप में 3 साल, 9 10 11 12, 4 साल, मतलब 5 + 3 + 3 + 4। जहां राजीव जी 10+2+3 पर थे, नई जो शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4, अर्थात मूल अंतर। सवाल सीटेट के लिए भी, एनटीपीसी के लिए भी, नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा के अधीन जोड़ा गया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा, या सभी? जवाब आएगा सभी। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बेसिक फैक्ट है, ये 10 में 1 to 10 था, याद रखना है, 10 में 1 to 10 था। इसमें नर्सरी, LKG, UKG को भी जोड़ दिया गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी इसमें जोड़ दिया गया है। याद रखिएगा, न्यू, अगर आपको सवाल का कोई स्वरूप रहे कि नई शिक्षा नीति में किस शिक्षा को जोड़ा गया, तो अगर यह सवाल जोड़ा गया तो आपको समझ लेना है कि जवाब पूर्व प्राथमिक शिक्षा 1 से पहले के भी एजुकेशन को जोड़ दिया गया। तो यह मूल चीज है जो कि आपको जाननी चाहिए। अब सवाल होता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं हम लोग,
आज थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन इसको सुनना, इसको खाली 2 बार सुन लोगे ना तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिमाग में बैठ जाएगी, पूर्णतः बैठ जाएगी। थोड़ा लंबा होगा लेकिन सॉरी भाई, चूंकि ये पॉलिसी का हम नट सेल दे रहे हैं। अमेरिका वगैरह के तर्ज पे छठी क्लास से इसमें वोकेशनल कोर्स हो जाएगा, जो एक तरह से व्यवसायिक शिक्षा होती है, जिससे आगे चल के उत्तरोत्तर विकास होता है। तो व्यवसायिक शिक्षा की पढ़ाई छठी क्लास से हो जाएगी। अप टू 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई को आपको मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कराना है। ये भी नई शिक्षा नीति का प्रावधान है कि आपको जिस जगह में, अब जैसे असम में है तो असमिया को रखना होगा लैंग्वेज को, बिहार में है तो हिंदी रखना होगा, तमिलनाडु में है तो तमिल रखना होगा, कर्नाटका में है तो कन्नड़ रखना होगा। आप मातृभाषा और स्थानीय भाषा को साथ लेकर ही बच्चों में शिक्षा की नीति तैयार करें। कोई भी जो शिक्षा परियोजना है, जो भी शिक्षा कार्य है, शिक्षण कार्य है, उसको तैयार करें। इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरा चीज जो सबसे मेजर चीज फैक्ट पर है, देखो अभी करेंटली जो शिक्षा के लिए बजट में 1% होता है ना, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रक्षा के लिए, हर चीज के लिए जीडीपी जो होता है उसमें एक हिस्सा, 1% दिया जाता है। तो अभी के तहत जो टोटल जीडीपी है उसका 4.4 ब्रेकिंग, फिर से याद कर लो भैया जनरल स्टडीज, अभी के हिसाब से जीडीपी का 4.43% जो है हिस्सा शिक्षा पर है। लेकिन नई शिक्षा नीति में उसको 6% करने का प्रावधान है। मतलब क्या है, गुणवत्ता बढ़नी है, गुणवत्ता बढ़नी है, कोई रोक नहीं सकता है। गुणवत्ता बढ़ेगी तो लड़के नौकरी के लिए नहीं दौड़ेंगे, नौकरी देने के लिए दौड़ेंगे। टैलेंट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट आता है कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है कि आपका ये भी छोटा सा सवाल आ सकता है कि भाई GER का फुल फॉर्म क्या है? तो GER का फुल फॉर्म है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो एक्चुअली अभी जो हम लोग का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, जिसको कि हिंदी में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रतिशतता प्राप्त करनी है कि कितने बच्चे नामांकित हैं और कितने बच्चे छूट रहे हैं। तो अभी ऐसा माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। तो नई शिक्षा नीति में इस चीज़ का भी प्रावधान है कि जो GER है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, इसको 100% कर दिया जाए। कब तक? 2030 तक। कब तक कर दिया जाए? 2030 तक कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट चीज सीटेट वाले, आप लोगों का संस्थान किससे मान्यता प्राप्त है? सभी बच्चे जवाब दे देंगे ना। एनटीपीसी वाले तो थोड़े भूलेंगे भी, बीएड वाले पक्का जवाब दे देंगे कि अपनी कोई एक यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे और दूसरा बोलेंगे एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। बहुत अच्छा जवाब है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फिर ये भी अंतर है। नई शिक्षा नीति यूजीसी, एआईसीटी इंजीनियरिंग के लिए या एनसीटी सीटेट वगैरह जो भी टीचर्स बनते हैं बीएड वगैरह के लिए, तो इस तरह के जितने बोर्ड हैं इनको खत्म कर देगा और उसके जगह पे क्या होगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स व्हाट? लाइक आप किसी राज्य का बोर्ड लें या सीबीएसई बोर्ड लें या आईसीएसई बोर्ड लें, 12 तक को तो जाना जाएगा कंसर्न बोर्ड के, चाहे स्टेट बोर्ड रहे चाहे सेंट्रल बोर्ड रहे, और 12 के बाद सिर्फ पूरे भारत में तमाम कॉलेजेज एक ही संस्था के द्वारा आयोजित होंगे, संचालित होंगे, एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो थी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित थी। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 2 बार 3 बार 4 बार सुन लिया और सुनने के बाद पक्का याद हो जाता कि प्रथम शिक्षा नीति, द्वितीय शिक्षा नीति, तृतीय शिक्षा नीति, द्वितीय शिक्षा नीति में संशोधन 1992 में हुआ। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कब 100% होगा? तो 2030 में होगा। ये कौन पारित किए? तब पोखरियाल निशंक जी पारित किए। किनके नेतृत्व में बना? तो के कस्तूरी रंजन जी के नेतृत्व में बना। नई शिक्षा नीति, अभी एक सवाल है, एक फिर ऑब्जेक्टिव है, नई शिक्षा नीति किस प्रकार की किस पर आधारित है? नई शिक्षा नीति किस पर आधारित है? अब इसमें आपको उदाहरण आंसर में दे दिया 10, 2, 3, 5, 3, 2, 5, 3, 3, 4। ये आपको पता होना चाहिए। सीटेट का भी समय है, सीटेट के लिए भी है कि ये 5+3+3+4 है, मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा। उम्मीद करते हैं सरलता पूर्वक समझे होंगे। याद कीजिए, स्मरण कीजिए, बढ़ते रहिए। नई शिक्षा नीति
मैंने आपके सामने आज रखने का प्रयास किया। टॉपिक बड़ा ही फैक्ट कंटेंट रखने वाला था, हो सकता है परेशानी हो सकता है थोड़ा अनमनस ढंग का लगा हो। बार बार सुनिए, लगातार सुनिए, स्मरण हो जाएगा नई शिक्षा नीति आपके लिए ही, आपके साथ। धन्यवाद।